एक नया टर्म अमेरिका में चल रहा है जिसको बोलते हैं न्यू ज्यूज़, नए ज्यूज़। इंडियंस को न्यू ज्यूज़ बोला जा रहा है। ज्यूज़ जो है वो अमेरिका में बहुत सालों से है। आज से 50-60 साल पहले ज्यूज़ की जो हालत थी, इंडियंस की ऑलमोस्ट वो हालत है अभी। नंबर में कम है पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल है, बहुत इंपॉर्टेंट पोज़ीशंस पे बैठे हैं और ऑलमोस्ट हर क्षेत्र में एक्सेल कर रहे हैं। तो इसीलिए इंडियंस को न्यू ज्यूज़ कहा जा रहा है। इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे कि ज्यूज़ क्या करते थे यूएस में? क्यों वो इतने इम्पैक्टफुल थे? इंडियंस क्या कर रहे हैं? क्यों उनको कंपेयर किया जा रहा है ज्यूज़ के साथ? और फ्यूचर क्या है? जो अमेरिका के मेन लोग हैं, व्हाइट लोग हैं, ट्रम्प के सपोर्टर्स हैं जिनको मागा बोलते हैं, मागा, MAGA। मागा का मतलब है मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, जो स्लोगन था ट्रम्प का, उसको मानने वाले लोग। बेसिकली व्हाइट लोग हैं ये। तो ये एक तरीके से इंडियंस को एडमायर भी करते हैं कि इकोनॉमिक्स में अच्छा कर रहे हैं, एकेडमिक्स में अच्छा कर रहे हैं। पर दूसरे ही तरफ एक छुपी हुई, अंदर एक ढका-छुपा-सा जेलसी भी है, एन्वी भी है इंडियंस के प्रति। तो इसी चीज़ को हम समझने की कोशिश करते हैं कि क्या चल रहा है वहाँ पे एग्ज़ैक्टली। इसके पहले हम देखते हैं ज्यूज़ क्या कर रहे थे, क्यों ज्यूज़ का एक ऐसा चेहरा बना यूएस में। ज्यूज़ देखिए एक बहुत ही ब्रिलियंट कौम है, बहुत ही ब्रिलियंट कम्युनिटी है। इंडिया में भी आपको अगर पता हो तो बहुत अच्छा इन लोगों का नाम है, इम्पैक्टफुल है। डेविड ससून हैं जिन्होंने बॉम्बे का पूरा आर्किटेक्चर बनाया था। एलिज़ाबेथ रेचल हैं, फिर अपने जनरल जेकब को कौन भूल सकता है जिन्होंने नियाज़ी को मजबूर किया था सरेंडर करने में 1971 में। तो ज्यूज़ काफ़ी ब्रिलियंट लोग हैं। अमेरिका में देखो एल्बर्ट आइंस्टाइन दुनिया का सबसे बड़ा साइंटिस्ट, ये एक ज्यू था। जिन्होंने एटम बम बना के दिया उनको, रॉबर्ट ओपेनहेमर, ये भी ज्यू था। उसके बाद लिटरेचर में देखो एक टॉप का लिटरेचर ऑथर फ्रांज काफ्का, ही वाज़ अ ज्यू लिविंग इन यूएसए। सिगमंड फ्यूड का नाम आप लोगों ने सुना होगा, साइकोलॉजिस्ट थे। बात-बात पे इनके कोटेशंस आ जाते हैं सामने। तो सिगमंड फ्यूड भी ज्यू थे। म्यूज़िक में बॉब डिलन का नाम आप लोगों ने सुना होगा। मूवी बनाने में, मूवी मेकर में स्टीफन स्पीलबर्ग, है ना? ईटी, जुरासिक पार्क जैसी मूवीज़ बनाई हैं। उसके बाद नए दौर पे अगर आप देखें तो गूगल के जो फाउंडर्स थे लैरी पेज और सर्जी ब्रिन जो थे ये ज्यू थे। उसके बाद फ़ेसबुक के जो फाउंडर मार्क ज़करबर्ग ये भी ज्यू थे। तो ज्यूज़ का डोमिनेंस, ज्यूज़ का इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा रहा है। नंबर्स की अगर आप बात करें तो सिर्फ़ 2.4% है अमेरिका के पॉपुलेशन का, पर ज़बरदस्त इम्पैक्ट है। वैसे ही इंडियंस हैं, इंडियंस भी ऑलमोस्ट 1.4% है पॉपुलेशन में और उनका भी कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है। तो ज्यूज़ का ये जो डोमिनेंस है ये एक्सीडेंटल नहीं है। ज्यूज़ के अंदर कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जो उनको विनर्स बनाती हैं। देखिए 47 के पहले 1947 के पहले इनके पास अपना देश भी नहीं था। ये यहाँ-वहाँ बिखरे रहते थे। कुछ यूरोप में रहते थे, कुछ यूएस में रहते थे, कुछ पैलेस्टीन में रहते थे, इंडिया में भी थे। मगर जहाँ पे भी रहे इन्होंने एक्सेल किया। इनमें एक कैरेक्टरिस्टिक है रेज़िलियंस का, मतलब ये किसी भी एनवायरनमेंट को सह सकते हैं, हार्श होते हैं और सह सकते हैं, कितनी भी मुश्किल हो, ज़्यादा कम्फर्ट ज़ोन में नहीं रहते हैं, मेहनत करते हैं, बाहर जाते हैं और लड़ के जीत के आते हैं। उसके बाद अडैप्टेबिलिटी, किसी भी सिस्टम में डाल दो, देखो यूरोप में बिल्कुल अलग सिस्टम, वहाँ पे भी एक्सेल किया, यूएस में अलग सिस्टम, वहाँ पे भी अच्छा किया। पैलेस्टीन जब तक इज़राइल नहीं बना था, पैलेस्टीन में भी अच्छा कर रहे थे। इंडिया जैसे देश में भी ये लोग अच्छा परफ़ॉर्म किए हमेशा। सो दे आर वेरी अडैप्टेबल। उसके बाद रिलेंटलेस ड्राइव टू थ्राइव डिस्पाइट चैलेंज लाइक एक्साइल एंड एंटीसेमिटिज्म। इनका जहाँ पे भी गए इनका बहिष्कार होता गया, एक्साइल कर दिया गया, भगा दिया गया, एक्सेप्ट इंडिया। इंडिया एक ऐसी देश है जहाँ पे एंटीसेमिटिज्म बोल के कुछ नहीं है, एंटी ज्यू बोल के कुछ नहीं थे। बाकी जहाँ पे भी गए इनको हमेशा एक्साइल और एंटीसेमिटिज्म फेस करना पड़ा। उसके बावजूद दे हैड रिलेंटलेस ड्राइव टू एक्सेल, जितना भी चैलेंज हो एक्सेल किया। अच्छा, अब इंडियंस को क्यों कंपेयर किया जा रहा है? देखिए इंडियन अमेरिकन्स को नेक्स्ट ज्यूज ऑफ अमेरिका बोला जा रहा है। कोलंबिया यूनिवर्सिटी के एक एकेडमिक हैं जगदीश भगवती, इन्होंने ये फ्रेज कॉइन किया नेक्स्ट ज्यू। तो नेक्स्ट ज्यू फॉर इंडियन अमेरिकन्स ड्राइंग पैरेलल बिटवीन देयर ट्रैजेक्टरी एंड ज्यूइश डायस्पोरा। काफी मिलता जुलता दोनों का ट्रैजेक्टरी है, जैसे ज्यूइश डायस्पोरा का था वैसे ही इंडियन डायस्पोरा का है। इंडियन अमेरिकन्स लाइक ज्यूज हैव एक्सेल्ड इन डाइवर्स फील्ड, अलग अलग फील्ड में एक्सेलेंस हासिल किया है इन्होंने, चाहे वो एजुकेशन हो। हाईएस्ट अर्निंग ग्रुप भी इंडियंस हैं, जैसे इंडियंस, एवरेज इंडियंस की वहाँ पे जो अर्निंग है वो $1,45,000 है, जबकि जो अमेरिका का नेशनल एवरेज है वो समवेयर अराउंड 80 टू 80 से लेके $82,000 है। तो ऑलमोस्ट समझ लीजिए $15,000 कम, डबल है। ठीक है, डबल से $15,000 कम जो एवरेज इंडियन कमाता है। तो दैट इज़ व्हाई दे आर सो मच डूइंग वेल एज़ फार एज़ इकोनॉमिक्स इज़ कंसर्न्ड। और एजुकेशन के मामले में इंडियंस तो है ही ऑब्सेस्ड एजुकेशन के मामले में।
बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज़ निकल के आई हैं। आज भी अगर आप अमेरिका के टॉप 10 कंपनीज़ देखेंगे, उसमें से 7-8 तो आपको इंडियन सीईओज़ मिल जाएँगे, ठीक है? तो जो सबसे पॉपुलर नाम है, वो गूगल के सुंदर पिचाई हैं, माइक्रोसॉफ्ट के सत्या नडेला हैं, कुछ दिनों पहले तक पेप्सी के भी सीईओ इंदिरा नूई इंडियन थी, एडोबे के हैं, और भी बहुत सारी कंपनीज़ हैं, जहाँ के इनका पैरेलल ड्रॉ किया जाता है आइंस्टाइन और सॉल्क, जेकब सॉल्क के साथ, जो कि बेहतरीन साइंटिस्ट थे, ज्यूइश कम्युनिटी के थे, और इन लोगों का पैरेलल इन ज्यूइश लोगों के साथ ड्रॉ किया जाता है। तो द रैपिड एक्सेंट मिरर्स ज्यूइश एक्सपीरियंस, ब्लेंडिंग इंटेलेक्चुअल प्रोएस, कल्चरल अडैप्टेबिलिटी एंड इकोनॉमिक डोमिनेंस। इंटेलेक्चुअल भी होते हैं, कल्चरली भी अडॉप्ट कर जाते हैं जहाँ जाते हैं, और इकोनॉमिकली डोमिनेट करते हैं जहाँ पे जाते हैं। मगर इसका क्या है कि इट्स अ डबल एज्ड सोर्ड, दो-धारी तलवार है ये चीज़। इसमें क्या होता है कि सक्सेस मिल जाता है, सक्सेस से आपको एडमिरेशन मिलता है, लोग आपकी तारीफ़ करते हैं, मगर रिज़ेंटमेंट भी आता है। काफ़ी लोगों में जलन भी आता है आपको देख के, अमेरिका की जो नेटिव व्हाइट पॉपुलेशन है, उनको देख के जलन आता है कि हम तो 80,000 भी नहीं कमा पाते हैं, ये लोग $1,45,000 $1,50,000 कमाते हैं। तो ज्यूइश भी ये रिज़ेंटमेंट फेस करते थे, इसीलिए एंटी-सेमिटिज़्म भी बना, और आजकल हम देखते हैं एंटी इंडियनिज़्म भी बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है अमेरिका में। यही रिज़ेंटमेंट है, छुपा हुआ। ऊपर से तो एडमायर करेंगे, बट छुप के एनोनिमस तरीके से रिजेंटमेंट और अपनी जेलसी दिखाएँगे। मच लाइक Jewish American faced accusation of having too much influence, Indian Americans are encountering similar narrative। आप देखेंगे हाई प्रोफाइल अपॉइंटमेंट्स हुए हैं ट्रंप के द्वारा, काश पटेल हुए हैं, हू इज़ गोइंग टू लीड द एफबीआई, विवेक रामास्वामी, ये तो प्रेसिडेंट बनते-बनते रह गए और अभी भी बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन में है। डॉज इनिशिएटिव जो है, जिसमें अमेरिका का खर्चा काटने की बात की जा रही है, उसको को-लीड करेंगे इलॉन मस्क के साथ। उसके बाद ये सब दिखाता है कि इंडियन इन्फ्लुएंस कितना ज़्यादा है अमेरिका में। और ये टर्म आपको याद रखना है, मॉडल माइनॉरिटी। मॉडल माइनॉरिटी वो माइनॉरिटी है जो नंबर में तो बहुत ही कम होता है, मगर उसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है? तो इसलिए इट्स बोथ अ कॉम्प्लीमेंट एंड अ कर्स। ये कॉम्प्लीमेंट भी है एक तरीके से, आपकी तारीफ़ भी है, पर आपके ऊपर एक अभिशाप भी है, क्योंकि मेजॉरिटी लोग आपसे काफ़ी ज़्यादा जलने लगते हैं। सच सेंटिमेंट्स रिफ्लेक्ट डीपर एंग्जायटीज़ अबाउट शिफ्टिंग पावर स्ट्रक्चर्स इन अमेरिका। अमेरिका में जो पावर स्ट्रक्चर शिफ्ट हो रहा है, 1990s में इंडियंस उतने इन्फ्लुएंशियल नहीं थे। इंडियंस को अलग तरीके से प्रोजेक्ट किया जाता था। अभी बिल्कुल 20-25 साल, 30 साल में पावर डायनामिक्स चेंज हो गए हैं। तो ये डीप एंग्जायटी क्रिएट करता है अमेरिका की नेटिव पॉपुलेशन के अंदर। यहाँ पे हम देख सकते हैं टीम ट्रम्प एंड राइज़ ऑफ इंडियन अमेरिकन्स। यहाँ पे जो की अपॉइंटमेंट्स हुए हैं, तुलसी गाबार्ड, डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस, काश पटेल एफबीआई हेड, विवेक रामास्वामी डॉज इनिशिएटिव को को-लीड कर रहे हैं इलॉन मस्क के साथ, डॉक्टर जय भट्टाचार्य, ये कोविड के टाइम में इन्होंने बहुत अच्छा काम किया था, ये भी ट्रम्प के कैबिनेट के पार्ट हैं। प्लस श्री राम कृष्णन हैं, जो लेटेस्ट ट्रम्प के कैबिनेट में आए हैं, ही विल बी द एआई एडवाइज़र, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे एडवाइज़री करेंगे। तो ऐसे 5-6 काफ़ी इन्फ्लुएंशियल इंडियंस आपको ट्रम्प के साथ डायरेक्टली जुड़े हुए मिल जाएँगे, ठीक है? अब ये जो है, ये जो ट्रम्प का मागा बेस है, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का जो टोपी पहन के वो लोग ट्रम्प का प्रचार करते हैं, व्हाइट सुप्रीमेसी, ये थोड़े से कटे हुए महसूस कर रहे हैं कि हम मेहनत करते हैं, हम चीखते-चिल्लाते हैं, और मलाई ये लोग खा गए, इतने कम नंबर के हैं, उसके बावजूद खा गए। तो ये एक प्रॉब्लमैटिक चीज़ हमें देखने को मिल रही है। ट्रम्प काफ़ी प्रैक्टिकल व्यक्ति है। वो इमिग्रेशन तो रोकना चाहता है, मगर पता है उसको भी कि इंडियंस जो हाइली स्किल्ड हैं, उनका इमिग्रेशन हम नहीं रोक सकते, नहीं तो अमेरिका मुँह के बल गिर जाएगा। क्योंकि अमेरिका के जो अपने लोग हैं, वो तो आधे टाइम या तो ड्रग्स लेके या तो फेंटेनिल लेके वो अधमरे से पड़े रहते हैं। जो थोड़े बहुत इन्फ्लुएंशियल हैं, वो या तो लॉयर बन जाते हैं, या तो डॉक्टर बन जाते हैं, फिज़िशियन, जिसमें पैसा ज़्यादा है। और मेजॉरिटी चीज़ों में, जैसे फंडामेंटल रिसर्च में अमेरिकन्स ना के बराबर है। फंडामेंटल रिसर्च में 70% जो पॉपुलेशन है वो इंडियंस की है। हालाँकि ये एक अलग टॉपिक है कि इंडिया में सब्सिडी वाली एजुकेशन लेके बीएससी, एमएससी, पीएचडी तक करके फिर वहाँ पे जाके उनके यहाँ आप वैल्यू जनरेट करते हैं। तो अमेरिका को भी इसका एक तरीके का कॉम्पेंसेशन इंडिया को देना चाहिए। वो एक अलग बिल्कुल डिबेट हो जाएगा। उसको फिर कभी हम लेंगे। बट अमेरिका की जो रिसर्च की जो रीढ़ की हड्डी है, वो इंडियंस के द्वारा ही 70% अगर आपका फंडामेंटल रिसर्च पॉपुलेशन इंडियन है, तो आप समझ सकते हैं इंडियंस का उनके टेक्नोलॉजी में, उनके डेवलपमेंट में कितना बड़ा हाथ है। तो ट्रम्प कभी नहीं चाहता है कि हाई स्किल्ड इमिग्रेशन रुके। ट्रम्प का यहाँ पे डुअल स्टांस है इमिग्रेशन के मामले में। ही चैंपियन हाई स्किल्ड इमिग्रेंट्स लाइक इंडियन अमेरिकन्स, बट अपीजिंग नेटिविस्ट फैक्शन अपोजिंग इमिग्रेशन। तो आल्तो-फाल्तू इमिग्रेशन, वो मेक्सिकन वगैरह जो इधर-उधर से आ जा रहे हैं, उनके ऊपर वो नहीं चाहता वो आए, बट ही इज़ प्रैक्टिकल इनफ टू अंडरस्टैंड कि हाई स्किल्ड इमिग्रेंट्स की कितनी ज़्यादा ज़रूरत है। वहाँ पे उसके साथ के लोग हैं इलॉन मस्क, डेविड शैक, ये भी कहते हैं कि रिक्रूटिंग ग्लोबल टैलेंट इज़ वाइटल फॉर मेंटेनिंग अमेरिकाज़ टेक्नोलॉजिकल एज, पर्टिकुलरली अगेंस्ट चाइना। चाइना के साथ टक्कर लेना है तो आपको इंडियन अमेरिकन्स जो स्किलफुल हैं उनको हायर करना ही पड़ेगा, क्योंकि उनकी अपनी जनता इतनी स्किल्ड नहीं है कि वो चाइना के साथ टक्कर ले सके। यहाँ पे मेन प्रॉब्लम आता है H-1B वीज़ा का, जिसके थ्रू इंडियंस जाते तो हैं। 70% वीज़ा जो है वो इंडियंस ही लेते हैं H-1B का, मगर
उसमें फिर ग्रीन कार्ड में कन्वर्ट कराना बहुत दिक्कत है। H-1B भी आपका अगर मिलना होगा तो 1.5 साल लंबा लाइन है उसके पीछे। तो काफ़ी सारे हर्डल्स हैं व्हिच इज़ नॉट अलाउइंग पीपल टू एंटर यूएसए क्विकली। इंडियन अमेरिकन्स अगर हम देखें दूसरे जो जिन्होंने काफ़ी अचीव किया है पास्ट में, इनोवेटर्स रहे हैं जैसे अजय भट्ट, इन्होंने यूएसबी बनाया, विनोद धाम, इन्होंने पेंटियम चिप्स बनाए, सबीर भाटिया, हॉटमेल बनाया जो बाद में बिल गेट्स ने खरीद लिया। फिर नरेंद्र सिंह कपानी, ही इज़ नोन एज़ द फादर ऑफ फाइबर ऑप्टिक्स। फाइबर ऑप्टिक्स जो आज पूरी दुनिया फाइबर ऑप्टिक्स पे चल रही है, इसको बनाने वाला भी एक इंडियन था, नरेंद्र सिंह कपानी। ओके, इनके ऊपर बुक भी है काफ़ी अच्छी-सी, द मैन हू बेंट द लाइट करके है इनकी बायोग्राफी। काफ़ी अच्छी बुक है। उसके बाद कल्चरल एंड साइंटिफिक कंट्रीब्यूशन देखें तो मनु प्रकाश हैं, जिन्होंने सबसे सस्ता माइक्रोस्कोप बनाया था, फोल्डस्कोप बोलते हैं उसको। फिर सिद्धार्थ मुखर्जी हैं, जिन्होंने कैंसर ट्रीटमेंट में बहुत अच्छा काम किया है। एकेडमिक्स में श्रीकांत दातर है, हार्वर्ड बिज़नेस स्कूल में पढ़ाते हैं। माधव राजन है, ये इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर हैं, शिकागो बूथ स्कूल में रघुराम राजन के साथ हैं। तो इंडियंस का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है और यहाँ पे फिर आ जाता है ये मॉडल माइनॉरिटी, जिसके प्रॉस भी है, कॉन्स भी हैं। लाइक ज्यूइश अमेरिकन, इंडियन अमेरिकन फेस्ड एनवी मार्क्स्ड एज एडमिरेशन। एडमिरेशन के नाम पे छुपा हुआ एक एनवी, एक जेलसी है लोगों के मन में, जैसे ज्यूइश अमेरिकन्स फेस करते थे वैसे ही इंडियन अमेरिकन फेस कर रहे हैं। देयर राइज इज फ्रेम्ड एज चैलेंज टू ट्रेडिशनल पावर स्ट्रक्चर। The model minority stereotype fosters resentment, with critics arguing that their excellence undermine mediocrity in American society. American society बहुत ही mediocre है, बहुत ही साधारण है। उनकी साधारणता, उनकी mediocrity को छुपा लेती है ये मॉडल माइनॉरिटी। मॉडल माइनॉरिटी इतनी मेहनत करती है, इतना ज़्यादा अच्छा काम करती है कि जो mediocre अमेरिकन सोसाइटी है, उनकी खामियां छुप जाती हैं। होता है ना कि एक बैट्समैन चल जाए तो 4 बेकार बैट्समैन की वीकनेस छुप जाती है, बिल्कुल वैसे ही विवेक रामास्वामी ने यहाँ पे बात किया है, हाईलाइट्स दिस डिवाइड कंट्रास्टिंग इमिग्रेंट फैमिलीज एम्फोसिस ऑन एक्सेलेंस विद ब्रॉडर सोसाइटल कॉम्प्लेंसी। सोसाइटल कॉम्प्लेंसी का क्या मतलब है, कॉम्प्लेसेंसी का क्या मतलब है कि जो समाज है वहाँ पे अमेरिका में, वो बहुत ही रिलैक्स चिल्ड आउट सा समाज है, मीडियोक्रेसी को सेलिब्रेट करता है। वहाँ पे एक्सेलेंस को सेलिब्रेट उतना नहीं किया जाता, आलतू-फालतू चीज़ों को सेलिब्रेट किया जाता है। कोई लड़की प्रॉम क्वीन बनती है, डांस में फर्स्ट आती है, या कोई लड़का रेस में फर्स्ट आ जाए, उन सब चीज़ों को ज़्यादा सेलिब्रेट किया जाता है, बजाय के मैथ्स ओलंपियाड के विनर को सेलिब्रेट किया जाए या स्पेलिंग बी के चैंपियन को सेलिब्रेट किया जाए। इससे क्या होता है कि जो कंपनीज़ हायर करती हैं, एक नॉर्मल अमेरिकन को अगर हायर करती है, तो वो देखती है ये तो कॉम्प्लेसेंसी वाला बंदा है, ये तो रिलैक्स चिल्ड आउट लेड बैक सी लाइफ जीता है, इसके अंदर जीतने की भूख नहीं है। जबकि वहीं पे अगर वो एक इंडियन को हायर करता है, एक इमिग्रेंट को हायर करता है, वो डबल काम करना चाहता है, खुद से ही चाहता है, क्योंकि उसको प्रूव करना है अपने आप को, उसमें भूख है जीतने की। तो ये सोसाइटल कॉम्प्लेसेंसी को डील करने के लिए इमिग्रेंट्स का रोल बहुत ज़्यादा है, जिनका एम्फेसिस ही होता है एक्सेलेंस, हमें एक्सेल करना है, ठीक है? 8th पॉइंट देखते हैं, इसमें है H-1B वीज़ा की प्रॉब्लम्स जो हैं। देखो, H-1B वीज़ा से हम काम करने जा सकते हैं वहाँ पे, मगर यहाँ पे कंट्री स्पेसिफिक कैप है। जैसे इंडियंस के को कुछ ही वीज़ा मिलते हैं, टोटल जो H-1B वीज़ा होते हैं। इससे क्या होता है, इंडियंस में सबसे ज़्यादा डिमांड है, मगर लिमिटेड अमाउंट ऑफ H-1B वीज़ा मिलता है, तो डिस्प्रपोर्शनेट डिले हो जाता है, 10-10 साल का लाइन लगा होता है, कहते हैं। फिर ग्रीन कार्ड का बैकलॉग है। ग्रीन कार्ड क्या है कि H-1B ने अगर आपको किसी कंपनी ने हायर किया है, तो आप उसी कंपनी में काम कर सकते हो और जॉब ही कर सकते हो। बट ग्रीन कार्ड अगर मिलता है, वो वर्क परमिट होता है। वर्क परमिट का क्या मतलब है कि एक बार अगर आपको ग्रीन कार्ड मिल गया, आप जॉब चेंज भी कर सकते हो, तो करियर मोबिलिटी मिलता है, प्लस आप अपना खुद का धंधा भी शुरू कर सकते हो, तो एंटरप्रेन्योर बनने के चांसेस भी मिलते हैं। मगर फिर वो H-1B से ग्रीन कार्ड चेंज कराना, वो अपने आप में एक चैलेंज होता है। तो यही है, श्रीराम कृष्णन जो अभी एआई के एडवाइज़र बने हैं, लेटेस्ट इंडियन है जो ट्रंप के साथ आए हैं, उन्होंने भी रिफॉर्म की बात की है। और उनकी जो बातें हैं, वो जो नेशनलिस्ट रेटोरिक्स है ट्रंप का, उसके साथ डायरेक्टली भिड़ रहा है। ओके, उसके बाद हम क्या सीख सकते हैं ज्यूइश डायस्पोरा के साथ? देखो, ज्यूइश डायस्पोरा जो था, उन्होंने भी ये चीज़ें झेली थी। थ्राइविंग इन एडवर्सिटी रिक्वायर्स अडैप्टेबिलिटी। अगर ये सिचुएशन में आपको जीतना है, जहाँ पे सब लोग आपसे जल रहे हैं, तो वहाँ पे आपको अडैप्टेबिलिटी करना पड़ेगा। कमिटमेंट टू एक्सेलेंस, एक्सेलेंस के प्रति भी काफ़ी कमिटेड होना पड़ेगा, जो कि इंडियंस हैं। एंड लेवरेजिंग इन्फ्लुएंस अक्रॉस डाइवर्स फील्ड, अलग अलग फील्ड में आपको सेटल होना है। ये नहीं कि एक ही फील्ड में रिसर्च कर रहे हैं, साइंस में है तो सिर्फ साइंस में, अलग अलग फील्ड में, साइंस में भी होना है, कंपनीज भी चलानी है, बिजनेसेस भी चलाना है, पॉलिटिक्स भी चलाना है, लॉ भी देखना है, जुडिशियरी में भी एंटर होना है, हर टाइप का काम करना है। तो जब इंडियंस हर टाइप के काम में फैल जाएंगे, तो उनको हटा पाना और ऐसे बैकलैशेस को फेस कर पाना बहुत ही
आसान हो जाएगा। आप ये बैकलैशेस को झेल सकते हैं और हटाना बहुत मुश्किल हो जाएगा इंडियंस को। तो ये चीज़ हमें ज्यूज़ से सीखने वाली चीज़ है। वो अलग-अलग फ़ील्ड में चलेगा। वो साइंस में भी आए, वो एंटरप्रेन्योरशिप में भी आए, म्यूज़िक में भी आए, लिटरेचर में भी आए, हर जगह पे वो चलेगा। मूवीज़ में आ गए। उसके बाद देखो ज्यूज़ ने अपना नैरेटिव खुद बनाया, उसी तरीके से हमें भी अपना नैरेटिव बनाना है। हम डिपेंड नहीं कर सकते हैं कि जो गोरा आदमी बोलेगा मीडिया पे या जो गोरा हिस्टोरियन लिखेगा हमारे नाम पे, वही हमारी पहचान होगी। मीडिया पे भी हमें अपना इन्फ्लुएंस चाहिए ताकि हम अपनी बात कह सकें, ना कि कोई गोरा हमारी बात कहे। और एकेडेमिया में अपनी हिस्ट्री, अपना लिटरेचर हमें खुद लिखना होगा, ना कि हम किसी गोरे के दया पे निर्भर करें कि वो जो लिखेगा वही हमारा पहचान होगा, ऐसे नहीं होना चाहिए। लॉन्ग टर्म अगर हमें एम्पावरमेंट चाहिए तो हमें अपने मीडिया और अपना एकेडेमिया हमें लोग ऐसे चाहिए होंगे वहाँ पे। फाइनल चीज़ देखते हैं यहाँ पे, दैट इज़ फ्यूचर ऑफ इंडियन अमेरिकन्स इन अमेरिका। क्या फ्यूचर है? सोशल मीडिया और पब्लिक डिस्कोर्स जो है, उन्होंने एम्पावर कर दिया है। जो इंडियंस का स्टीरियोटाइप था कि हम तो सिर्फ़ करी खाते हैं, हम जो है सिर्फ़ आईटी में ही अच्छे हैं। अब सोशल मीडिया और पब्लिक डिस्कोर्स और स्पेशली ट्रंप के आने के बाद ये चीज़ें बिल्कुल लोगों का आइडिया चेंज हो गया है कि ये सिर्फ़ क्लरिकल काम करने या छोटे-मोटे टेक्निकल काम करने के लिए और करी खाते रहते हैं दिन भर, इस टाइप के लोग नहीं हैं। हम तुम्हारी कंपनीज़ चला रहे हैं, अब धीरे-धीरे तुम्हारा देश भी चलाएँगे। तो हमारा नैरेटिव उनके मन में चेंज हो गया है। देयर सक्सेस एम्बॉडीज़ ब्लेंड ऑफ इनोवेशन, लीडरशिप एंड कल्चरल प्राइड। जो इंडियंस का वहाँ पे सक्सेस है, वी आर इनोवेटिव, लीडरशिप क्वालिटीज़ भी हैं हम लोगों में और कल्चरल प्राइड भी है। हम अपना कल्चर नहीं छोड़ते हैं, हम एसिमिलेट नहीं होना चाहते हैं। मतलब हम उन अपना सब कुछ छोड़ के उनका कल्चर, उनका धर्म, उनकी भाषा अपना लें, ऐसा नहीं है। इंडियंस काम भी करते हैं, सब कुछ बढ़िया करते हैं, मगर अपना कल्चर भी पकड़ के रखते हैं। दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट और ये भी हमारे सक्सेस का एक रीज़न है वहाँ पे, मेकिंग देम इंडिस्पेंसेबल टू अमेरिकाज़ प्रोग्रेस। As America wrestles with its identity, Indian Americans remind the nation that their contribution is not just integral but also emblematic of its value of diversity and excellence. America खुद अपने आइडेंटिटी को लेके परेशान है वहाँ के लोग के वो है क्या, वो कहाँ जा रहे हैं। उनकी पॉपुलेशन जो वाइट लोग हैं, जो ब्लैक्स हैं, चोरी चकारी कर रहे हैं या ड्रग्स लेके पड़े रहते हैं, दे आर हैविंग एन आइडेंटिटी क्राइसिस। वहीं पे इंडियन अमेरिकन्स प्रूफ कर रहे हैं उनको कि हमारा जो कंट्रीब्यूशन है वो सिर्फ इम्पोर्टेंट ही नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा सिंबल भी है। सिंबल फॉर व्हाट? सिंबल फॉर द वैल्यूज ऑफ डाइवर्सिटी, जो अमेरिका में भी है, इंडिया में भी है। डाइवर्सिटी को बहुत ज़्यादा वैल्यू देना और एक्सेलेंस को वैल्यू देना, क्लास में फर्स्ट आना, रेस में फर्स्ट आना, ये जो इंडियंस के अंदर जो जज्बा है, अमेरिकन्स में भी है। एटलीस्ट जो उनके फोर फादर्स थे उनमें तो था ही, नहीं तो अमेरिका अमेरिका नहीं बनता। तो ये वैल्यूज़ का सिंबल इंडियन अमेरिकन्स बन रहे हैं धीरे-धीरे। तो आई होप आपको इस वीडियो में मज़ा आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।